बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 वेव्स के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपने कमिंग फर्स्ट ईयर के बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। और चैप्टर नंबर 8 में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है एक लॉन्ग क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड पे, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ रोप, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और पांचवा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है वो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जो है इसी नोट्स से जो है मैं समझा देता हूँ ताकि आपको फिर उस पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना भी जो है वो आसान हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम साउंड पे थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करेंगे, ये हमारा एक सेक्शन होगा। फिर हम न्यूटन के फार्मूला पे बात करेंगे, ये हमारा दूसरा सेक्शन होगा। फिर हम जो है बात करेंगे लेप्लास करेक्शन की, जो कि हमारा तीसरा सेक्शन होगा। और फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स जिस पे स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट करती है, ये हमारा जो है वो चौथा और लास्ट सेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में जनरल डिस्कशन। तो सबसे पहली बात यह है कि साउंड आपके साथ क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल के साथ ये मैकेनिकल वेव है। स्टूडेंट्स साउंड के प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये किस तरह मूव करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस मूव करता है, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स जब भी आपके साथ कंप्रेशन आती है तो कंप्रेशन में आपके साथ प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी आपके साथ बढ़ जाती है, और वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स वो आपके साथ कम हो जाता है। ठीक है, और जब भी रेयरफ्रैक्शन आता है तो रेयरफ्रैक्शन में आपके साथ प्रेशर कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल करती है तो आपके साथ पीरियोडिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, प्रेशर में, वॉल्यूम में और डेंसिटी में। और इन पीरियोडिक चेंजेस को हम साइक्लिक प्रोसेसेस जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब ये बेस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि न्यूटन्स फार्मूला और लेप्लास करेक्शन को समझने के लिए ये बेस बहुत ज़रूरी है। स्पीड ऑफ साउंड पे अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो जनरल फार्मूला है वो है इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। और इसमें जिस तरह हमने कहा ई इलास्टिसिटी को और डी डेंसिटी को शो करता है। ये बात भी आपको एमसीक्यूज़ में याद होनी चाहिए कि सॉलिड की स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड से ज़्यादा है और लिक्विड्स की स्पीड ऑफ साउंड गैसेस से ज़्यादा है, और ये उनके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स न्यूटन का ये मानना था कि वो जो आपके साथ साउंड में प्रेशर और वॉल्यूम में पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपके साथ एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपके साथ आइसोथर्मल है। ठीक है, तो न्यूटन का ये मानना था कि ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है। तो स्टूडेंट्स न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक कंप्लीट वेव कंसिडर की और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो फार्मूला है जिसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं वो न्यूटन ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसने एक जो है वो कंसिडर की कंप्रेशन, ये आपके साथ जो है कंप्रेशन कंसिडर की उसने, और एक उसने कंसिडर कर ली क्या, रेयरफ्रैक्शन को। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, और ये उनकी वैल्यूज़ है। कंप्रेशन के प्रेशर को उसने P1 कह दिया, वॉल्यूम को जो है वो V कह दिया। प्रेशर अब P2 जो होगा रेयरफ्रैक्शन में
वो क्लियर है कि वो कंप्रेशन के प्रेशर से कम हो जाएगा, तो उसको उसने P माइनस डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर दिया। और वॉल्यूम जो होगा वो आपके साथ बढ़ जाएगा, तो उसको V प्लस डेल्टा V से जो है उसने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और ये जो आपके साथ वैल्यूज़ थी ये सारी ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ ये सारी उसने इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स आपके साथ ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एजम्पशन ली गई कि जैसे आपके साथ जो है वो डेल्टा वी की वैल्यू बहुत आपके साथ स्मॉल है, ठीक है, और डेल्टा पी की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट को क्या लिया गया, इनके प्रोडक्ट को ज़ीरो लिया गया, ठीक है। तो ये देखें ये टर्म ज़ीरो हो गया। और स्टूडेंट्स रीअरेंज करने के बाद आपके साथ जो है वो प्रेशर को सब्जेक्ट बनाने के बाद ये फार्मूला आ गया। और इसमें हमने ये जो आपको न्यूमरेटर में v नज़र आ रहा है इसको हमने थर्ड डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो आपके साथ यहाँ तक ये फार्मूला आपके साथ आ गया। अब इसमें ये न्यूमरेटर को स्ट्रेस कहा जाता है और डिनोमिनेटर को स्ट्रेन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है ये आपके साथ एक कांस्टेंट है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट्स न्यूटन ने क्या बात अचीव की, न्यूटन ने अचीव की कि ये जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, ये इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, ये इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको एक MCQ भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। तो स्टूडेंट्स अब न्यूटन ने वो स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला उठाया और उसमें इलास्टिसिटी की जगह उसने क्या पुट कर दिया, प्रेशर। और उससे स्टूडेंट्स जो आंसर न्यूटन को मिला वो आपके साथ था 281 मीटर्स पर सेकंड। जबकि एक एक्सपेरिमेंट में स्पीड ऑफ साउंड पहले से फाइंड हुई थी जो कि 332 मीटर्स पर सेकंड थी। इसका मतलब ये है कि न्यूटन के फार्मूला में एरर आया, कितना एरर आया, 51%। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके साथ 15.7% या सिंपली 16% के इक्वल हो जाता है। स्टूडेंट्स ये जो एरर था ये फिर न्यूटन के स्टूडेंट लेप्लास ने करेक्ट किया। लेप्लास ने उसका व्यू ये था कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स ये आइडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल नहीं है, ठीक है। और उसके लिए लेप्लास ने दो बहुत वैलिड रीजंस प्रोवाइड किए कि ये क्यों थर्मल नहीं होगा, ये क्यों आइडियाबैटिक होगा। पहले तो उसने कहा कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, ठीक है। और रैपिड प्रोसेस में हीट को फ्लो होने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा उसने कहा कि अगर हीट को फ्लो होने का मौका मिल भी जाए तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, वो भी उसे अलाउ नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स लेप्लास ने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हीट कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसने वही न्यूटन की वैल्यूज़ ले ली लेकिन उसको आइसोथर्मल में पुट नहीं किया, बल्कि जो लेप्लास आइडियाबैटिक का फार्मूला है P1V1 पावर R इज़ इक्वल टू P2V2 पावर R, उसमें इसने ये वैल्यूज़ पुट की। अब स्टूडेंट्स उसकी जो डिराइवेशन है उसको आप ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझें। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि यहाँ से आपने v को कॉमन करना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है हमने v को कॉमन कर दिया। v को कॉमन करने के बाद ये गैमा जो पावर है ये इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये v पावर गैमा कांस्टेंट और यहाँ से v पावर गैमा कांस्टेंट को कॉमन कर दिया है, ठीक है। तो आपके साथ यहाँ तक जो है वो स्टेटमेंट वो आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपने क्या करना है, अब आपने मैथ्स का एक फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है,
ये फार्मूला है 1 + x पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx। ये आपने इस स्टेटमेंट पे स्टूडेंट्स अप्लाई करना है, ठीक है। आप इस वैल्यू को जो है वो x कह दें और ये वैल्यू आपके लिए n हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो राइट हैंड साइड पे जिस फॉर्म में लिखा गया है ये फार्मूला आप इस पे अप्लाई कर दें, मतलब इस n को पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके साथ ये स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट आने के बाद आप इनको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर लें जिस तरह आप अलजेब्रा में करते हैं, और ये जो फैक्टर पर आता है स्टूडेंट्स इस फैक्टर को आप ज़ीरो कंसिडर कर लें, वही एजम्पशन करके जो इससे पहले हमने पार्ट में एजम्पशन की थी, और फिर सॉल्व करके आप इसको जो है आर पी को सब्जेक्ट कर लें। तो जब आप आर पी को सब्जेक्ट करेंगे तो आपके साथ वही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब आइडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आर पी के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ये आर क्या चीज़ है और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है वो तो हम जो है चैप्टर नंबर 10 में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि एयर के लिए आर की जो वैल्यू है वो 1.43 है। अब स्टूडेंट्स लेप्लास ने क्या किया, लेप्लास ने वही फार्मूला उठाया स्पीड ऑफ साउंड का, लेकिन उसने इलास्टिसिटी की जगह क्या पुट कर दिया, आर पी, और उसकी वैल्यू क्या आई 333 मीटर्स पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 थी। तो इसमें ये एरर जो था ये एक्सेप्टेबल था 1 मीटर्स पर सेकेंड, और उससे ये बात पता चली कि स्पीड ऑफ साउंड का जो प्रोसेस है ये वाकई आपके साथ आइडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। स्टूडेंट्स अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि फार्मूला आपको बताता है स्टूडेंट्स वो इलास्टिसिटी है, और स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ इलास्टिसिटी, और ये उसका ग्राफ आपने ज़रूर बनाना है। दूसरा फैक्टर जो है वो डेंसिटी है, एंड स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी, और उसका भी आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स विंड डायरेक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें सिंपल सी बात है कि अगर विंड की स्पीड और साउंड की स्पीड एक डायरेक्शन में है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर विंड की स्पीड और साउंड की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स आपके साथ नेक्स्ट जो है वो मॉइस्चर है। मॉइस्चर स्पीड ऑफ साउंड को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स। एक्चुअली जब मॉइस्चर बढ़ती है और हवा में नमी आती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम हो जाती है स्टूडेंट्स तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स प्रेशर, ठीक है, इस पे आपके एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, और याद रखिए स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला तो हमें बताता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आपने जो है वो इस बात को समझना है। फार्मूला के मुताबिक तो देखें स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कब होगा, जब डेंसिटी आपके साथ क्या रहेगी, जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो क्या प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी कांस्टेंट रहती है? स्टूडेंट्स हमने तो स्टार्ट में कहा था कि प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती है और प्रेशर के कम होने से डेंसिटी भी कम होती है। तो स्टूडेंट्स एज प्रेशर इंक्रीजेज डेंसिटी इंक्रीजेज, सो प्रेशर बाय डेंसिटी का जो रेशो होगा वो अनचेंज होगा, और इसीलिए जो है स्पीड ऑफ साउंड इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो ये बात एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका है वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है,
और ये जो टेम्परेचर का फैक्टर है ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, बल्कि इस पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, और ये उसका ग्राफ हो गया है। अब मेन बात ये है कि नॉर्मली हमें जो फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का मिलता है उसमें तो टेम्परेचर हमें नज़र ही नहीं आता, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। तो असल में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और फार्मूला में जो वो टेम्परेचर का फैक्टर है वो असल में थोड़ा सा छुपा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम द आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर हमें डेंसिटी का फार्मूला का भी पता है, और ये जो वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स ये हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे साथ ये फार्मूला जो है ये आ जाता है, और इसमें ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इसको अगर हम थर्ड डिनोमिनेटर में भेज दें तो हमारे साथ ये फार्मूला आ जाता है, और ये जो मास पर यूनिट मोल्स है इसको फिर हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मोलर मास। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता चला कि टेम्परेचर जो है वो भी एक फैक्टर है, और ये आपके साथ दोबारा इसका ग्राफ आ गया। ये आपके साथ जो है हमने इस रूट की प्रोपोर्शनैलिटी को देखते हुए कुछ केसेस डिसाइड कर लिए कि टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड 2 टाइम्स बढ़ेगी, टेम्परेचर 16 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड 4 टाइम्स बढ़ेगी, टेम्परेचर n टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड जो होगी वो √n टाइम्स बढ़ेगी। और ये स्टूडेंट्स अब बहुत इम्पॉर्टेंट लॉजिक है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो फिर स्पीड में कितना फ़र्क आएगा, ठीक है। और यहाँ आपका ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इसकी सोल्यूशन जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ डेटा कंसिडर किया। T1 हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले ली, T1 हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ली, T1 पे जो स्पीड थी वो 332 थी, और T2 पे जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया, V1 के लिए भी फार्मूला लिख दिया, V2 के लिए भी लिख दिया, और फिर हमने इन फार्मूलाज को डिवाइड किया, तो हमारे साथ जो फार्मूला बना वो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज में हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने V2 फाइंड किया, और V2 को फिर V1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर आया 0.61, जिससे पता चला कि आपके साथ 1 डिग्री चेंज जो होती है वो स्पीड को कितना चेंज करता है, 0.61 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर जो है वो गैमा कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड गैमा कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, गैमा कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा होती है, फिर डायटॉमिक, फिर पॉलीएटॉमिक। तो स्पीड ऑफ साउंड भी मोनोएटॉमिक में सबसे ज़्यादा होगी, फिर डायटॉमिक, फिर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अच्छा, मोलर मास भी एक फैक्टर है, ठीक है, और मोलर मास के साथ इन्वर्स स्क्वायर रूट रिलेशन है, और उसका ग्राफ भी आपके साथ आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके साथ स्पीड ऑफ साउंड पे मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखें तो ये टोटल 5 पेजेस में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है, और आपने भी अपने ई शीट्स में इसे 5 पेपर्स पे ही करना है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ रो, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स किसे कहते हैं? दो वेव्स जिनका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड जो है वो सब सेम हो, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करें, तो इसको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ 3 बातें MCQs के लिए याद रखें।
distance between two nodes lambda by 2, distance between two antinodes lambda by 2, distance between a node and an antinode lambda by 4 है। ठीक है, नोड्स किसे कहते हैं और एंटी नोड्स किसे कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि क्या किसी स्टैंडिंग ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स किसी रोप में बन सकते हैं। तो कंसिडर अ रोप इन विच इज टाइड एट बोथ एंड्स एज बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज और पाई रेडियन। ठीक है, मतलब एक वेव जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो कितना फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्रीज़ का, मतलब क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ वापस आएगा। ठीक है, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है। क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, we can produce standing waves in a rope but we can't choose a frequency of our choice. We will prove now that the frequency we choose for standing waves must be quantized or discrete। ठीक है, जो कि इस लॉन्ग क्वेश्चन का मेन पार्ट है। स्टूडेंट्स, इस मेन पार्ट में हम 4 केसेस और फिर एक जनरलाइज्ड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये बात साबित करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वांटाइज्ड है, और फिर उन 4 केसेस और जनरलाइज्ड केस को एक टेबल में सब के सब को बंद कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे साथ गिवन डेटा इन 4 केसेस के लिए क्या होगा, हमारे साथ एक रोप होगी, टेंशन इन द रोप को हम T कहेंगे, लेंथ ऑफ द रोप L होगा, मास ऑफ द रोप M होगा, मास पर यूनिट लेंथ को हम कैपिटल M कहेंगे। ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्वांटाइजेशन की तरफ केसेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स केस नंबर 1 ये है कि आप किसी रोप को बिल्कुल मिड पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसको मिड पे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो डायग्राम आपके साथ जैसे बनेगा वो आपको गिवन है। डायग्राम में जो लेंथ आपके साथ है स्टूडेंट्स वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। वेव लेंथ अगर उससे सब्जेक्ट किया जाए तो वो 2L के इक्वल है। स्पीड का फार्मूला है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है V बाय लैम्डा। उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जो हमें मिली है इस रोप में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम रोप को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन 1/4 पे हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। हमारे साथ 2 सेगमेंट्स बनेंगे जिस तरह डायग्राम में शो हो रहे हैं, और इसमें लेंथ जो होगा वो 2 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और वेव लेंथ जो होगी वो 2L बाई 2 की होगी। स्पीड का फार्मूला भी गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी में हम स्पीड और वेवलेंथ की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और स्टूडेंट्स ये जो आपको डिनोमिनेटर में 2 नज़र आ रहा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके साथ सेकंड फ्रीक्वेंसी जो आएगी ये 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। स्टूडेंट्स केस नंबर 3 में आपके साथ रोप को 1/6 पे डिस्टर्ब किया जाएगा। 3 सेगमेंट्स आपके साथ बनेंगे। लेंथ 3 लैम्डा बाई 2 होगी, लैम्डा 2L बाई 3 होगी, और वही डिराइवेशन होगी, लेकिन इस दफ़ा डिनोमिनेटर में 3 आएगा और वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 टाइम्स F1 आपके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह 4th केस में आपने 1/8 पे डिस्टर्बेंस करनी है, और थ्रू आउट वही डिराइवेशन उसके लिए भी अप्लाई करनी है, तो F4 भी आपके साथ आ जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स आप इसे जनरलाइज कर दें, लेंथ n लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगी, लैम्डा 2L बाई n होगा, और फ्रीक्वेंसी में पुटिंग करने के बाद n मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि Fn इज़ n टाइम्स F1। स्टूडेंट्स ये आपके साथ इसका टेबल आ जाएगा, और ये टेबल जो है इंतहाई ज़रूरी है, बोर्ड में भी आप इस टेबल को ज़रूर दें, और ये टेबल आपके MCQs के लिए भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेबल है। स्टूडेंट्स इसमें आप ऑब्ज़र्व करें,
तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी में हार्मनी नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये जो फ्रीक्वेंसी की हार्मनी है ये इस वजह से है कि आपको वो हार्मनी डायग्राम में भी नज़र आ रही है, लेंथ में भी नज़र आ रही है, वेवलेंथ में भी और स्पीड में भी। इसीलिए ये हार्मनी फ्रीक्वेंसी को भी अफेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं F1, F2, F3, इसको दो नाम दिए जाते हैं, हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स। तो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक्स जो होती है वो n की वैल्यू होती है। F1 का मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, F2 का मतलब सेकंड हार्मोनिक, F3 का मतलब थर्ड हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन की काउंट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। अब स्टूडेंट्स आते हैं तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ ऑर्गन पाइप्स की दो किस्में हैं, एक को ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं, एक को क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है ये दोनों साइड से ओपन होता है, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है ये एक साइड से ओपन और दूसरे साइड से क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम ओपन ऑर्गन पाइप को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो वी कैन प्रोड्यूस a longitudinal standing waves in open organ pipe if we place sources of the same frequency at both ends producing the same amplitude wave but out of phase, ठीक है। मतलब एक क्रस्ट प्रोड्यूस करे और दूसरा ट्रफ प्रोड्यूस करे तो फिर स्टैंडिंग वेव्स आपके साथ बन सकते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स जो है बन तो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपके साथ क्या बात होगी कि वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। हम हर फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव नहीं बना सकते, ठीक है। और उसी के लिए फिर अभी हमने केसेस जो है वो डिस्कस करने होंगे। स्टूडेंट्स, ओपन ऑर्गन पाइप और रोप का जो केस है उसमें एक फ़र्क है, ये समझ लें कि रोप के केस में दोनों साइड्स पे नोड्स बन रहे थे, क्योंकि रोप के केस में दोनों साइड्स फिक्स टू वाइब्रेट थे, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों साइड्स पे एंटी नोड्स बनेंगे, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों साइड्स जो हैं ये फ्री टू वाइब्रेट है, ठीक है। तो ये एक मेन फ़र्क है। बाकी रोप में नोड से लेकर नोड तक फासला भी λ/2 था और ओपन ऑर्गन पाइप में भी λ/2 ही होगा, क्योंकि ये एंटी नोड से एंटी नोड तक फासला होगा। और स्पीड का जो आपने फार्मूला यूज़ करना होगा स्टूडेंट्स, वो आपने क्या यूज़ करना होगा, वो आपने यूज़ करना होगा इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, ठीक है। तो वो पहला केस, उसमें लेंथ की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू और फिर फ्रीक्वेंसी में पुटिंग आपको फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। अब केस नंबर 2 के डायग्राम को भी देखें, इसमें लेंथ 2λ/2 λ2l/2 होगा और इसमें डिनोमिनेटर में 2 आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो F2 is 2 times F1। इसी तरह केस नंबर 3 के डायग्राम को भी देख लें, लेंथ वेवलेंथ को, और यहाँ 3 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। केस नंबर 4 भी बिल्कुल उसी तरह डिराइवेशन है, ठीक है। और आखिर में nth केस जो है वो भी आप एक नज़र देख लें, बिल्कुल उसी तरह की डिराइवेशन है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रूव हो गई और स्टूडेंट्स ये उसका डायग्राम है। आप ज़रा इस डायग्राम को देखकर ऑब्ज़र्व करें कि आपके साथ लेंथ का और वेव लेंथ का कॉलम और हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स का कॉलम बिल्कुल उसी तरह आ रहा है जिस तरह आपके साथ ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ रोप में आया था। सिर्फ डायग्राम का कॉलम डिफरेंट है, स्पीड का कॉलम डिफरेंट है और नंबर ऑफ़ नोड्स और नंबर ऑफ़ एंटी नोड्स का कॉलम जो है वो डिफरेंट है। बहरहाल स्टूडेंट्स, ये आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ओपन ऑर्गन पाइप पे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, वो आपके साथ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किसे कहते हैं? जो एक साइड से ओपन होता है, दूसरे साइड से क्लोज्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने 5-6 लाइंस में ये बताना है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन मेन जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो ये है कि आपके साथ यहाँ भी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, अच्छा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टूडेंट्स जो फिक्स्ड एंड है उस पे हमेशा आपके साथ नोड बनेगा, और जो ओपन एंड है उस पे आपके साथ हमेशा एंटी नोड बनेगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एंड फ्री टू वाइब्रेट नहीं है, जबकि ओपन एंड फ्री टू वाइब्रेट है। अब यहाँ पे डेटा मुख्तलिफ आएगा पुराने 2 केसेस के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे जो आपके साथ लेंथ आएगी वो होगी द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, जो कि λ/4 होगी। वहाँ से आप वेवलेंथ को सब्जेक्ट कर लें और वहाँ से वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में पुट करके आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा जो केस होगा उसमें आपके साथ लेंथ जो होगी वो 3 λ/4 के इक्वल होगी। 3 λ/4 के इसलिए इक्वल होगी कि ये एक λ/4, ये दूसरा λ/4, ये तीसरा λ/4। ठीक है, और इसमें जो λ होगी वो 4l/3 के इक्वल हो जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके साथ डायरेक्टली F3 आ जाएगा। F1 के बाद डायरेक्टली F3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 में लेंथ 5 λ/4, वेवलेंथ 4l/5 और आपके साथ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो F5 होगी। केस नंबर 4 में 7 λ/4 की वेवलेंथ 4l/7 की जो है वो क्या आ जाएगी आपके साथ, वेवलेंथ आ जाएगी। ये 4l/l नहीं है, 4l/7 है। ठीक है, और आपके साथ फ्रीक्वेंसी में f के सामने 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F7 आ जाएगा। और फिर जनरलाइज्ड केस में आपके साथ n λ/4 होगी स्टूडेंट्स, लेकिन ये n जो है ये इवन या इंटीजर नहीं होगा, ये n असल में ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और स्टूडेंट्स, ये आपके साथ इसकी जो है वो डायग्राम आ गई। अच्छा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में जो दो मेन डिफरेंसेस वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो आपके साथ ये है कि एक तो ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में डिनोमिनेटर में 2 आता है, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आता है। इसका मतलब ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज से डबल होती है। दूसरा, आपको ओपन में इंटीग्रल फ्रीक्वेंसीज़ मिलते हैं, जबकि क्लोज्ड में आपको सिर्फ ऑड मल्टीपल्स मिलते हैं। इसका मतलब ओपन रिच इन फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जबकि क्लोज्ड जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ में इतनी रिच नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके साथ है डॉपलर्स इफ़ेक्ट का। डॉपलर्स इफ़ेक्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर इन रिलेटिव मोशन, इसको डॉपलर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। कंसिडर अ सोर्स प्रोड्यूसिंग स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द रिसीवर डिटेक्ट्स v dash, lambda dash and f dash. The frequency detected by the receiver may or may not be different from the real source। ठीक है, सो तीनों पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि f डैश f के इक्वल हो सकता है, f डैश f से ज़्यादा हो सकता है, f डैश f के जो है उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, f डैश को अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और f को रियल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी है जो किसी रिसीवर ने डिटेक्ट की है। ठीक है, लेकिन अगर रिसीवर रियल से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके रीज़न्स क्या होंगे?
तो एक तो हो सकता है कि रिसीवर स्पीड को गलत डिटेक्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि रिसीवर वेवलेंथ को गलत डिटेक्ट कर दे, या फिर हो सकता है कि रिसीवर स्पीड और वेवलेंथ दोनों को गलत डिटेक्ट कर दे, ठीक है। और ये कब कब होंगे? ये तब होंगे जब सोर्स मोशन में होगा, या जब रिसीवर में मोशन में होगा, या जब दोनों मोशन में होंगे। जब सोर्स मोशन में होगा स्टूडेंट्स, तो रिसीवर वेवलेंथ में जो है वो गलती करेगा। जब रिसीवर मोशन में होगा तो फिर रिसीवर स्पीड में गलती करेगा, और जब दोनों मोशन में होंगे तो फिर रिसीवर वेवलेंथ और स्पीड दोनों में गलती करेंगे। स्टूडेंट्स, केस नंबर 1, व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर एट रिलेटिव रेस्ट, ठीक है, तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे, तो इस केस में कोई डॉपलर्स इफेक्ट आपके साथ नहीं होगा। स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 एंड 3, व्हेन सोर्स इज इन मोशन, और इस डायग्राम में आप देखें तो टूवर्ड्स मोशन जो है वो भी क्लियर हो जाएगा और अवे मोशन भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब रिसीवर मोशन में होगा तो आप ज़रा इन वेव फ्रंट्स को देखें, कुछ वेव फ्रंट्स आपस में करीब आ गए हैं, जबकि कुछ वेव फ्रंट्स आपस में दूर हो गए हैं। तो टूवर्ड्स मोशन में वेव फ्रंट या वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि अवे मोशन में वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, वो जो न्यू वेवलेंथ होगी, जो डिक्रीज़ होगी, वैसे तो वेवलेंथ v/f की इक्वल होती है, लेकिन अब ये v-a/f हो जाएगी या v+a/f हो जाएगी। और ये जो न्यू वेवलेंथ्स है ये आप पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज में और उसको रीअरेंज कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आपको न्यू फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये तो केस नंबर 2 एंड 3 था। अब केस नंबर 4 एंड 5 जो है, जिसमें रिसीवर मोशन में है और सोर्सेज जो है वो रेस्ट में है, और इसमें टूवर्ड्स वाला केस भी आ गया और अवे वाला केस भी आ गया। अब स्टूडेंट्स, रिसीवर किस में गलती करेगा? अब वो स्पीड में गलती करेगा। टूवर्ड्स के केस में स्पीड बढ़ जाएगी, अवे के केस में स्पीड कम हो जाएगी, तो एक v+b बन जाएगी, एक v-b। ये जो न्यू स्पीड्स हैं इसको फार्मूला में पुट करें, और पुट करने के बाद आप एपरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के 2 और भी फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, केस नंबर 6 और 7 में जब सोर्स और रिसीवर दोनों मोशन में होंगे तो वो इन्हीं प्रीवियस केसेस के का जो डेटा है, अब सोर्स मिसाल के तौर पे जब टूवर्ड्स मोशन में हो तो वेवलेंथ ये थी और स्पीड ये थी, तो अब उसको फार्मूला में पुट करें, और सोर्स जब अवे मोशन में हो और रिसीवर, तो वेवलेंथ और स्पीड की वैल्यूज़ ये आई थी प्रीवियस केसेस में, उसको फार्मूला में पुट करें तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी के 2 और भी फार्मूलाज आ जाएंगे। अब ये जो 7 केसेस हैं स्टूडेंट्स, इसको आप एक टेबल में जो है वो बंद कर सकते हैं और हर एक फार्मूला भी साथ में शामिल कर दें, और ये भी कह दें कि देखें जब सोर्स मोशन में है तो गलती किस में आ रही है? वेवलेंथ में। जब रिसीवर मोशन में है तो गलती देखें किस में आ रही है? स्पीड में। और जब दोनों मोशन में है तो फिर वेवलेंथ और स्पीड दोनों में एरर आ रहा है। ये आपके साथ स्टूडेंट्स डॉपलर्स इफेक्ट हुआ, और इसी के साथ आपके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो वाइंड अप हो गए हैं। तो इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, और वो लेक्चर भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर हो जाएगा। अपनी तैयारी जारी रखें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।